उबैदुल्ला नासिर साहब से मेरा गायबाना तारुफ़ तो बहुत पहले से था, क्योंकि मैं उनके आर्टिकल्स जो हैं वो बराबर पढ़ा करता था। लेकिन इधर 2 साल में हमारे जनाब अमीर हैदर साहब की मेहरबानियों से करीब करीब हफ्ते में 2-3 बार जो है वो उनसे मुलाकात होने का मौका जो है मुझे बराबर हासिल होता रहा है। और अभी 3 रोज़ हुआ, जैसा आपने कहा कि मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक़ है, मैं तारीफ़ कर रहा था कि इनकलाब में मैंने आपका जो आर्टिकल है 3 रोज़ पहले पुलवामा के बाद वो पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, और आपकी गैर मौजूदगी में मैंने लोगों से उसकी तारीफ़ की जिसका लोगों ने आपसे ज़िक्र किया। और आपके अखबार का तो मैं शहदाई हूँ बहुत पुराना। आज भी जो है वो आपके अखबार के 2 आर्टिकल मुझे बहुत अच्छे लगे। आपकी इजाज़त हो तो मैं उसका ज़िक्र कर दूँ। एक तो उसमें सलीम खान साहब का एक मकाला है, बहुत अच्छा मुझे लगा, और वो है न्यूज़ीलैंड के सिलसिले में, और उसका शायद टाइटल जो है उसकी हेडिंग है कि ये फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। और दूसरा जो है वो उसमें है कि ये आज जो है, और ये दोनों न्यूजीलैंड के सिलसिले में लिखे गए हैं, वो वहाँ की जो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही मजम्मत करने वाला जो वहाँ वाक़या हुआ है उसके बारे में। और वो आपने दारुल उलूम मुस्तफ़ी फैज़ान मुस्तफ़ी के हवाले से लिखा है कि आज जो है वो तालीमात सूफिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पूरे बर्र सगीर को और इस पूरी दुनिया को। तो ये है। अब मैं आपकी किताब के ऊपर आता हूँ, उबैदुल्ला नासिर साहब की। इस किताब को पढ़ने के बाद लगता है मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं पूरे माजी को सिनेमा की तरह से यानी देख रहा हूँ। जैसे चलचित्र के वो जो हैं वो सीन बदलते रहते हैं, वैसे ही जो है वो सारे का सारा जो इसमें किताब के अंदर जो हालात बयान किए गए हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो मैं अपनी आँखों से फिर से उसे देख रहा हूँ, और अपनी जो है जो मैं भूल गया था वो फिर से सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपने इस किताब को लिखा है। और जो नस्र है वो लिखना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तोयेवस्की ने एक जगह लिखा है कि सच जो है वो इतना कटु होता है और इतना कह लीजिए कि भयंकर होता है कि उसे लिखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है लोग नस्र के बजाय जो है वो पोइट्री की तरफ आ जाते हैं, और वो चीज़ें वो पोइट्री में लिख सकते हैं, क्योंकि सच को जो है वो लिखना एक बहुत मुश्किल काम है, और वो आपने बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आपको मतलब तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है, बहुत कुछ कहा जा चुका है इसके बारे में, इस किताब के बारे में, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक उर्दू ज़बान का सवाल है, तो कौमी आवाज़ में मैं बचपन से पढ़ा करता था। हयातुल्लाह अंसारी साहब उनके जो, या इशरत अली सिद्दीकी साहब के जो एडिटोरियल्स होते थे, कांग्रेस का अखबार था, लेकिन मैंने बराबर उसमें देखा कि उन्होंने नेहरू की और कदवाई साहब की और पंत जी की और पटेल की, इनका क्रिटिसिज्म उसके अंदर, वो साहिब बाबर साहब वो बराबर उसके अंदर लिखा करते थे। और ये 2 शख्स ऐसे थे, इशरत अली सिद्दीकी साहब और हयातुल्लाह अंसारी साहब, ये अपने जेब में इस्तीफ़ा रखते थे कि अगर नेहरू जी ने फ़ोन किया उनको कि भाई मुझे आपकी शिकायत मिली है, तो कहते थे मैं इस्तीफ़ा भेज रहा हूँ। उसके बाद से फिर नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा उनसे कि आप जो है वो जो लिख रहे हैं उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं। तो किसी बात को बेबाकी के साथ कहना
और उसके बाद जिस तरह की चीज़ हमने समझी है और देखी है, फिर उसको व्यक्त करना शब्दों के अंदर वाकई में ये एक बहुत मुश्किल काम है, और आपने इसको अंजाम दिया है। और इसमें किसी मतलब जैसे तमाम हालातों का आपने जिक्र किया है, मैं कुछ चीज़ें कभी मैंने भी लिखी थी, आप कहें तो एक वाक़या जो आपने इस पर नहीं लिखा है वो सुना दूँ। जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो उस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत थी कि हमारे मुल्क में गल्ले की बहुत बड़ी कमी थी और राशन की दुकानें खुलवा दी गई थी, आपको याद होगा, राशन की दुकानें खुलवा दी गई थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो यानी एक पाव, उस ज़माने में पाव और छटाक हुआ करता था, एक पाव और 4 छटाक चावल और इतना ही जो है वो गेहूँ और इतनी ही दाल जो है एक पूरी फैमिली को मिलती थी दिन भर के लिए, जिसका उनको अंदाज़ था कि कम से कम 4-5 आदमियों का खाना होगा। और उसमें ये एक तरह की कह लीजिए कि इमरजेंसी कह लीजिए, या उसको DIR उसके नाम से उस समय था कि अगर राशन की दुकान में कोई ज़रा सी भी कमी पाई गई तो वो फ़ौरन उसके ऊपर DIR लग जाता था और फिर उसको होम मिनिस्टर जो है वो मतलब छोड़ सकता था, बाकी कोई नहीं छोड़ सकता था। जैसे इमरजेंसी में हम लोगों को दरोगा पकड़ लेता था और उसके बाद जब तक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के यहाँ से वो मीसा जो है वो कैंसिल होकर नहीं आता था तब तक हम लोग नहीं छोड़ पाते थे। हमारे मोहल्ले में एक बिशंबर दयाल थे, उनकी कोठी की दुकान थी और उनके यहाँ कोई इंतकाल हो गया किसी का, तो वो दुकान नहीं खोल पाए और उनकी शिकायत हो गई और उनको DIR में बंद कर दिया गया। तो मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में थे और संयोग से रफ़ी अहमद कदवई साहब उस समय जो है वो उसके फूड मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो मेरे वालिद साहब के साथ फ्रीडम मूवमेंट में जेल में रहे थे। तो बहुत एक वो दोस्ताना था आपस में उन लोगों में। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरे मुनीम जी को एक लेटर लिख के भेजा कि जाइए आप कदवई साहब के यहाँ और उनसे कहिए तो वो पंत साहब से कह करके उसको छुड़वा देंगे। मैं चला गया अपने मुनीम जी के साथ वहाँ पर। उसके बाद जो है वो कदवई साहब, पहले दिन तो उन्होंने अपना ड्राइवर भेज दिया, दिल्ली मुझे घुमवाया, और दूसरे दिन जो है वो मुझे पंत जी साहब के पास ले गए। तो उनके फ़ोन किया तो उनके यहाँ से जवाब मिला कि 11 बजे कोई मीटिंग है। तो कदवई साहब मुझे लेके पहुँचे उनके यहाँ, पंत साहब के यहाँ, और देखा कि पंत साहब निकल के आ रहे हैं दरवाजे से। तो कदवई साहब ने कहा, पंत जी ये बताइए कि लखनऊ में तो आप यूपी में तो किसी मीटिंग में या किसी भी प्रोग्राम में आप 1 घंटा 2 घंटा से पहले जो है वो मतलब तब पहले तो छोड़िए मतलब बाद में पहुंचते थे, एक यहाँ बहुत लेट पहुंचते थे, 1 घंटा 2 घंटा मामूली बात थी। और दिल्ली में आके आप इतने मतलब वो हो गए यानी वक्त के पाबंद हो गए कि आप जो है 11 बजे मीटिंग है और 11 बजे आप आ रहे हैं। तो पंत जी ने कहा कि आपको गलतफहमी है, मीटिंग दिल्ली में नहीं, मीटिंग आगरे में है। अच्छा, और मैंने कहा वो सर जो है वो बराबर यूं हिला करता था, बोले आपको गलतफहमी है, मीटिंग जो है वो दिल्ली में नहीं, मीटिंग आगरे में है। अच्छा, उनका आप कैसे आए? तो मैंने वो कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया, कागज़ बढ़ा दिया, और उसके बाद हम जब तक पहुँचे कदवई साहब के साथ उनके घर वापस, तो वहाँ लखनऊ से फ़ोन पहुँच गया कि साहब उनको छोड़ दिया गया। मतलब इस तरह से जो है वो उस ज़माने में जो लोग काम करते थे और वो उनकी जो एफिशिएंसी थी उन लोगों की, तो मैं समझता हूँ कि आप अगली किताब लिखें तो कम से कम उसका भी जिक्र करें। और वाकई ये तो सारे के सारे यानी जो उस समय के हालात थे, मैं तो इसको एक ही यानी मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो जब तक ये किताब पूरी ख़त्म नहीं हो गई तब तक ये हाथ से नहीं छूटी। और मैं मतलब हमारे अमीर हैदर साहब तो बाथरूम गए हैं, मैं तो बाथरूम भी नहीं गया। मैं इसको पूरा पढ़ता रहा। तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इसी बेबाकी के साथ लिखते रहेंगे और हम लोगों को नई नई चीज़ें जो हम लोग भूल गए हैं और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है
हैं वो कम से कम इसको पढ़ के अपने माजी को जान सकेगी कि किस तरह से हमारे लोगों में आपसी रसूखात थे और किस तरह से हम लोग प्रेम और मोहब्बत से रहते थे, किस तरह से और किस तरह से इस मुल्क को हमारे जो रहनुमा जिन्होंने आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और जेलें सही, उन वो कैसा हिंदुस्तान चाहते थे, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें।